हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? तो कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गैसेज स्टेट गैस की अवस्था पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ 2 लेक्चर के अंदर बॉयल्स का लॉ पढ़ लिया है ना? आज जो है अगला जो नियम आएगा हमारे पास में वो आएगा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, है ना? चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये बोलता क्या है, ठीक है? देखो क्या है, एक कंटेनर है, एक बर्तन हमने लिया हुआ है और ये बंद कंटेनर है एक तरीके से, इसको बंद कर दिया हम लोगों ने। लेकिन उसके अंदर उससे पहले हम लोगों ने क्या भरी है? गैस भरी हुई है इस तरीके से। गैस के पार्टिकल, गैस के अणु हम लोगों ने यहाँ पर भरे हुए हैं, ठीक है बच्चों? और यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लगाया हुआ है, सॉरी एक गैस सिलेंडर लगाया हुआ है और इसको ऑन कर दिया। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो गैस जब नहीं था तब यहाँ पर जो आयतन वॉल्यूम था वो V1 था और उस पर यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो T1 था, ठीक है? अब जैसे ही मैंने गैस के बर्नर को ऑन किया, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है गैस के, ये ऊपर जाने लग गए। ऊपर जाने लग गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनका जो आयतन है वो बढ़ना शुरू हो गया, जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है? और वो कुछ यहाँ पे पहुँच गया। किस वक्त? जब टेम्परेचर, ताप T2 हुआ तो वॉल्यूम, आयतन जो है वो बढ़ गया, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर मैं दाब या फिर प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, मतलब कि नियत दाब पर मैं अगर आयतन और ताप, नियत दाब पर आयतन और ताप मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर को कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा कि यहां पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम V1 है, यहां से ये बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ल्स का नियम बोलता है कि यहां पर जो वॉल्यूम है, आयतन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के। मतलब आयतन और ताप एक दूसरे के समानुपाती हैं। कब? जब गैस की मात्रा निश्चित हो और दूसरी दाब यहां पर नियत हो, प्रेशर यहां पर कांस्टेंट हो, ठीक है? लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर लिया जाता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो टेम्परेचर लिया जाता है, इस चार्ल्स के नियम में जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बताऊंगा मैं आप लोगों को। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हिंदी में इसको बोला जाता है परम ताप। परम ताप, परम ताप की जो अवस्था है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, आयतन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। आयतन डायरेक्टली मतलब समानुपाती है यहां पर किसके? ताप के। तो इसकी अवधारणा जो मतलब यहां पर हम लोग इसकी डिफाइन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वो ये होगी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम of gas is directly proportional to the temperature। और टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एट अ कांस्टेंट
सॉरी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिखो कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस के, है ना। हिंदी में देखो इसको कैसे लिखेंगे, नियत दाब पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के लिए किसी निश्चित मात्रा वाली गैस के लिए गैस का आयतन उस गैस के तापमान के समानुपाती होता है और यहां पर जो तापमान लिया गया है वो है परम ताप, वो है परम ताप, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, जब भी आपको 1 मार्क्स में दी जाए तो ये परिभाषा लिखनी है बच्चों, है ना। ये इसका लॉ है, चार्ल्स का नियम है ये, है ना, कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो टेम्परेचर ताप के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जहाँ पे ताप जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये कंटेनर मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा। अब इसको कुछ और आगे हम लोग डिराइव करते हैं। ये बोल रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहां पर क्या आएगा, एक तरीके से कांस्टेंट आएगा। तो V बाय T इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, K, नियतांक। और ये नियतांक जो है गैस के दाब और उसमें गैस के जितनी भी मात्रा ली गई है उस पर निर्भर करता है, गैस के प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था बिल्कुल वैसे ही। अब अगर ये गैस का जो कंटेनर है, जैसे ये है देखो V1 T1 है, ये V2 T2 तक बढ़ रहा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से जमा सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V2 अपॉन T2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपके पास में आ गया, एक तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ गया और एक V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया आपके पास में। अब इसको देख के आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है, गैस के किस तापमान पर गैस का आयतन दुगना हो जाएगा यदि प्रारंभिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एवं आयतन 2 लीटर है, आयतन 2 लीटर है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो परम ताप होता है, इसको हम लोग केल्विन में, किसमें, केल्विन में देखते हैं। किस में देखते हैं, केल्विन में देखते हैं। आपको पता है ताप की 3 तरह की यूनिट हो सकती है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट। तो इसको हम लोग किस में देखते हैं, केल्विन में देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में भी लिख लो बच्चों, इंग्लिश वाले। इफ स्टार्टिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम 2 liter, then final temperature, then find final temperature if वॉल्यूम डबल्ड, वॉल्यूम क्या हो जाए वहां पे, डबल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग में यहां पर जो वॉल्यूम है 2 लीटर है, टेम्परेचर यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, प्रारंभिक में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आयतन 2 लीटर है। तो किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम आयतन है वो दुगना हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो यहां पर हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब यहां पे जो प्रारंभिक है, स्टार्टिंग जो वॉल्यूम है वो कितना है, स्टार्टिंग जो वॉल्यूम है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या करना है, यहां पर टेम्परेचर को, डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन इज इक्वल टू होता है बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। वैसे आप इसको इक्वल टू लगभग 273 भी ले सकते हैं। ठीक है, एक हमें क्या करना, कैलकुलेशन इजी करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर गणना को सरल करने के लिए 273.15 और 273 भी ले सकते हो, कहीं भी गलत नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो केल्विन इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड कितना दे रखा है यहां पर 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा ये 293। तो मैं यहां पर टेम्परेचर कितना लूंगा 293। तो देखो वॉल्यूम V1 आपको दिया हुआ है 2 लीटर, प्रारंभिक आयतन बटा 293 इज इक्वल टू वॉल्यूम यहां पर क्या हो गया, डबल हो गया, आयतन क्या हो गया, डबल हो गया है। देखो देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इफ वॉल्यूम डबल, आयतन दुगना हो गया, आयतन दुगना हो गया, इसका मतलब यहां पर 2 का 4 लीटर हो गया। और हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में सोल्व करना है। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इंटू 293, ये 2। ठीक है, तो 2 को 9 से गुणा करेंगे, मतलब 2 को 293 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 18 हासिल का 1 586 केल्विन। हमारे पास आंसर आ जाएगा 586 केल्विन। और अगर इस केल्विन को वापस से आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर दो क्या 273। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना जब भी डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक्स्ट्रा एक और चीज नॉलेज पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि वॉल्यूम को डबल करने के लिए, आयतन को दुगना करने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इसी क्वेश्चन में मैं क्या पूछ लेता हूं कि यहां पर मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, 586 में से 293 माइनस करो, इतना मुझे टेम्परेचर वहां पे बढ़ाना पड़ा, किसके लिए, आयतन को दुगना करने के लिए। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। और यहां पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप है वो किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। ठीक है, परम ताप ऐसा ताप होता है जिसके बाद कोई भी गैस जो होती है वो द्रवित नहीं हो सकती, कोई भी गैस जो है वो द्रवित नहीं हो सकती, मतलब और ज्यादा गैसीय अवस्था में नहीं रह सकती। ठीक है, परम ताप वो ताप होता है जिसके बाद कोई भी गैस और ज्यादा गैसीय अवस्था में नहीं रह सकती। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग देख लो, है ना, परम ताप की डेफिनेशन भी आप लोग लिख लो। परम ताप ऐसा ताप जिसके बाद
कोई भी गैस और ज्यादा गैसीय अवस्था में नहीं रह सकती, और ज्यादा गैसीय अवस्था में वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which no any gas can be exist in gaseous phase। कोई भी गैस क्या है, गैसियस फेस में नहीं रह पाएगी उस टेम्परेचर के बाद, उसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और परम ताप की जो वैल्यू होती है बच्चों, ध्यान रखना, वो होती है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 केल्विन। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखेंगे उसके अंदर परम ताप की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 केल्विन। 0 केल्विन। ठीक है, इसके बाद कोई भी जो गैस है वो आपको और ज्यादा गैसीय अवस्था में नहीं दिखेगी। इसका मतलब वो या तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई होगी या फिर द्रव अवस्था में। ठीक है, उस जगह पर आप गैस के एक भी अणु नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उस अवस्था में। तो अब हम लोग एक एक करके इनके ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ कैसे आएंगे, तो हमारा सबसे पहला ग्राफ हम लोग लेते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T में। आयतन और ताप दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो इस कंडीशन में इनका जो ग्राफ आएगा किस तरीके का आएगा, देखो। ये वॉल्यूम है इस तरफ, ये टेम्परेचर है इस तरफ। ठीक है, अब अगर आपने ये ग्राफ किस में लिया है, टेम्परेचर यहां पे रखा है सेंटीग्रेड में। अगर आपने इस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में रखा है तो यहां पर कभी भी ये ओरिजिन से नहीं निकलेगा, 0 अवस्था से नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी कुछ। ठीक है, क्योंकि ये पीछे कहीं जाकर मिलेगा, कहां मिलेगा, -273 डिग्री सेल्सियस, जहां पर क्या होगा, 0 केल्विन होगा। ठीक है, कहां पे मिलेगा, ये 0 केल्विन पे मिलेगा। लेकिन इसी ग्राफ को मैं अगर केल्विन के अंदर लूं, टेम्परेचर यहां पर किस में रख दूं, केल्विन में, और यहां पर वॉल्यूम रहेगा, तो ये ग्राफ यहां से निकलेगा 0 से, क्योंकि यहां पर क्या है, 0 केल्विन। अगर इसी को मैंने केल्विन में ले लिया तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो 0 से निकलेगी। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है तो ये कहीं पीछे जाकर यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, जहां पर केल्विन में कितना आ जाएगा, 0 केल्विन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग ग्राफ है जिनके अंदर मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, अलग अलग लिया है। अगर डायरेक्टली समानुपाती होता है तो y = mx + c यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो y = mx मतलब कि उसकी प्रवणता, टेंजेंट है ना, और x ओरिजिन बता देगा आपको कहां पे जा रहा है ना। अब देखो, अगर मैंने यहां पर ले लिया v/t = कांस्टेंट, इसमें ग्राफ बनाया तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। कल बनाया था हमने कांस्टेंट का ग्राफ, ये v/t यहां पर है ना, v और t का अनुपात, रेशियो ऑफ v/t, और यहां पर मैं ले लूं टेम्परेचर, तो ये किस में आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, एक तरीके का कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये दो ग्राफ आपके बनेंगे यहां पर। अब एक और ग्राफ बनेगा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रहेगा, वो देखो आप कैसा रहेगा।
ये टेम्परेचर है यहाँ पर केल्विन में, ये यहाँ पर वॉल्यूम है। अब आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, देखो यहां पर ये रहेगा आपके पास में, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन यहां पे नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 0 केल्विन। 0 केल्विन पर जाकर उस ग्राफ का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, आयतन यहां पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा ताप के। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके यहां पर बनेगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बच्चों ये जो ग्राफ है हमारे पास में V और T का, तो इस ग्राफ का नाम होता है आइसोबार। इस ग्राफ का नाम होता है आइसोबार्स ग्राफ, और इसको हम लोग बोलते हैं समदाबीय। हिंदी में इसको बोलते हैं समदाबीय आरेख, क्योंकि यहां पर क्या है? दाब नियत है। जैसे हम लोगों ने वहां पे लिया था समतापीय, समतापीय लिया था वहां पे हम लोगों ने, आइसोथर्मल। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? आइसोबार, आइसोबेरिक बोल सकते हैं वैसे इसको, आइसोबेरिक, आइसोबार से बोल सकते हैं इसको, आइसोबेरिक। समदाबीय, यहां पर आपका जो रहेगा ग्राफ रहेगा ये 0 केल्विन से निकलेगा। अब यहां पर अगर जो प्रेशर है वो अगर मैं अलग अलग ले लूं, प्रेशर क्या ले लूं? अलग अलग ले लूं। मान लीजिए मैंने प्रेशर यहां पर इस तरीके से एक ये ले लिया है और एक ये ले लिया। ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P3 है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि P1, P2 एंड P3 में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3। P1, P2 और P3 में संबंध बताइए। P3 में संबंध बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो देखो, जैसे हम लोगों ने कल किया था बॉयल्स लॉ के अंदर, बिल्कुल वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से यहां पर एक कांस्टेंट ले लेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, आयतन को यहां पर कांस्टेंट कर देंगे और इसके रेस्पेक्ट में यहां पर एक लाइन खींचेंगे हर पॉइंट से, जहां जहां पे ये आयतन मिल रहा है टेम्परेचर से, वहां पर। तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहां पर प्रेशर P1 है, इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या है यहां पर? T1। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर ताप क्या है? T2। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पर टेम्परेचर ताप क्या है? T3। तो आप देखो, अगर 0 से इधर ही ताप जा रहा है तो T1 जो है वो T2 से बड़ा है कि नहीं है? और T2 जो बड़ा है, T2 है इधर की साइड जा रहा है 0 से, तो T2 T3 से बड़ा है? हाँ है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये जो बिंदु है ये किसका है? P1 का। तो यहां पर जो P1 है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर यहां पर है, इसके टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये बिंदु जो है, ये पॉइंट किसका है? P1 का है। तो ये P1 भी बड़ा होगा। T2 इससे छोटा है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट किसका है? P2 का। तो यहां पर P2 उससे छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा? P3 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ में हम लोग किसी एक को क्या कर ले? कांस्टेंट कर ले, दूसरे को फाइंड कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर बच्चों? चार्ल्स लॉ के कुछ और क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना। एक और हमारा लॉ आएगा कल, गेल-लुसाक लॉ, उसकी भी थ्योरी पढ़ लेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक साथ सारे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है न्यूमेरिकल्स को। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चार्ल्स लॉ, कल गेल-लुसाक लॉ फिर से पढ़ेंगे, और उसकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग एक साथ न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।